हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 2025 के बहुविकल्पी सीरीज का चौथा सेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चौथे सेट में कैसे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) का ग्राफ दिया है और ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या बताओ। हमें क्या करना है कि शून्यकों की संख्या बतानी है। किसी बहुपद का शून्य क्या होता है, तो x का वह मान जहाँ y का मान क्या हो, 0 हो, उसे बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है f(x) = y, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा। शून्य के लिए हमें पता है कि f(x) को क्या करना होता है, 0। f(x) को क्या करना होता है, शून्य के लिए 0 करना होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि f(x) को अगर 0 करना है, मतलब f(x) क्या है, y है, तो y 0 कहाँ है वो देखना है। मतलब f(x) 0 करते थे तो x का जो मान आता था वही शून्य होता था। तो f(x) y है, तो y जहाँ 0 होगा, जिस x के लिए y 0 होगा वही उसका शून्य होगा। तो हमें देखना है कि इस ग्राफ में कहाँ कहाँ x के किस मान पे y 0 है। तो यहाँ देख रहे हैं 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0, 3 जगह 0 है। मतलब शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। या ऐसे समझिए, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो बस इतना समझिए कि अगर आपको ग्राफ दिया है तो ग्राफ जो है वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पे कट करेगा वहाँ पे y का मान 0 आएगा और वो शून्य होगा। तो यहाँ शून्य कितना हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ शून्य क्या हो जाएगा, 3। तो बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि y 0 कहाँ होगा, जहाँ ग्राफ x अक्ष को कट करेगा वहाँ देखा जाएगा तो y पे चला ही नहीं है, मतलब y यहाँ 0 है। तो शून्य कितने होंगे, 3। या सिंपल सी बात समझिए कि अगर ग्राफ दिया है तो वहाँ बस ये देख लीजिए कि ग्राफ जो है वो x अक्ष को कहाँ कहाँ कट किया है, कितनी बार कट किया है। अगर 3 बार कट किया है तो 3 शून्य होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आइए करते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16। फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 9 दूना 18। अब ये 3 से कटेगा, 1 और 3, यानी 13 से फिर ये खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका देखा जाए अभाज्य गुणनखंड 156 का, तो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 गुणे 13। ये ऑप्शन अगर देखें हम लोग तो ये ऑप्शन कौन सा सही है, 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13, 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13। यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है, ए सही होता हुआ दिख रहा है। 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13, ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। ये सवाल सेट नंबर 1 में भी आई थी, ये रिपीट हुई है सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं 175 और 91 का मसा बताइए। तो मसा कैसे निकालते हैं। अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कैसे भी आपको आंसर लाना है, तो मसा हम चाहें तो बचपन वाली विधि से निकाल लें या गुणनखंड विधि से निकालें। चलिए गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 175 का पहले देखेंगे हम गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो अगर 5 से इसको काटा जाए तो 5 3 15 और 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा और 7 से काटेंगे तो 1 बार। मतलब 175 जो है वो उसका गुणनखंड क्या होगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 5 का स्क्वायर गुणते 7। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि 91 का करेंगे। तो ये किससे कट रहा है, ये 7 से डायरेक्ट कटेगा, 7 कम 7 तो 7 त्रिके 21, फिर 13 बार में कट जाएगा। तो 91 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो वो आ रहा है 7 गुणे 13।
अब हमें इन दोनों को देखते हुए हमें मौसा निकालना है। तो मौसा क्या हो जाएगा, इनमें जो कॉमन है उसका मिनिमम घात, तो कॉमन बस 7 दिख रहा है और 7 की मिनिमम घात क्या है, 1 है। तो मौसा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मौसा यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। और 7 कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, बी ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरे का क्या है, बी ऑप्शन सही था, 7 आंसर था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ये सवाल कई बार आ रही है। इसमें बस ये समझिए कि अगर कोई संख्या रूट में है तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये देखने में तो सब अपरिमेय लग रहा है क्योंकि सब रूट में है, लेकिन एक इसमें संख्या जो सी ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन, इसको अगर हम बाहर निकालें तो ये रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ वर्गांतर लगता हुआ दिख रहा है। ये क्या है, a प्लस बी है, a माइनस बी है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि कहीं पे a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे इंटू में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर और माइनस √7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7, 5 माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर -2 आएगा। तो -2 आएगा मतलब ये रूट से बाहर हो गया। इसको -2/1 लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि ये बोल रहा था कि कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी एक परिमेय संख्या होगी, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अब ये क्या है, ये अपरिमेय है, ये सब रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये निकल जा रहा है। बिना रूट के -2 आंसर आ रहा था। तो 2/1 जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय होता है, तो इसको लिख लिए, इसलिए क्या है, परिमेय है। चूँकि ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए तो यहाँ पूर्णांक भी है, ये p/q के फॉर्म में भी बन जा रहा है और 1 और -2 दोनों पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण इतना तथा इतना के युग्म का हल होगा। हल कैसा होगा रैखिक समीकरण इतना के, तो पहला समीकरण हमारा 2x + y = 5 है और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 8। इनको हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, a1x से, b1y से = c1 और a2x b2y = c2। तुलना करने पर, अगर तुलना करें इससे, अगर तुलना करें तो यहाँ पे a1 का मान क्या आ गया, 2, b1 का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, और c1 का मान 5, और इधर क्या है, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान 8। अब हमें देखना क्या होता है, तो हमें चेक करना होता है कौन सी चीज़, a1/a2, b1/b2, c1/c2। आइए मान रखते हैं इसमें। तो a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है, 3 है, 2/3 आया। b1 क्या है, 1 है, और b2 क्या है, 2 है, और ये क्या है, 5 है, ये क्या है, 8 है। तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे यही दोनों बराबर नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ये भी बराबर नहीं है। तो अगर क्या है कि ये चीज़ बराबर नहीं दिखती है, a1/a2 बराबर ≠ b1/b2 और ≠ c1/c2, तो बस इतना अगर है तो यही क्या कहता है, यूनिक सॉल्यूशन बता देता है। क्या बता देता है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक अद्वितीय हल। अगर कहीं क्या है कि a1/a2 ≠ b1/b2 और c1c2 में कोई रिलेशन है, उससे मतलब ही नहीं है। अगर a1/a2 ≠ b1/b2 आ रहा है तो ये क्या होगा, एक अद्वितीय हल देगा, मतलब एक ही हल देगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
एक ही हल होगा का क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर एक अद्वितीय का मतलब एक ही हल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एपी से है, कह रहा है कि 6, 10, 14 ऐसे एक सीरीज चल रही है, तो उसका 25वां पद बताओ। हमारे पास एक एपी है, क्या है? 6, 10, 14 ऐसे 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 एपी एक सीरीज है, तो कह रहा है कि 25वां पद बताओ। मतलब T25 का मान हमें बताना है। तो इस सीरीज में अगर हम देखें तो प्रथम पद और सर्वांतर क्या है? तो प्रथम पद अगर देखें तो a बराबर क्या होगा? ये प्रथम पद होता है 6, और सर्वांतर अगर देखें तो वो d होता है, और वो क्या होगा? दो सटे हुए पदों का अंतर। तो 10 माइनस क्या होगा? 6 यानी कि 4। अब हमें निकालना क्या था? T25, तो ये क्या हो जाएगा? एक कम d होता है तो क्या होगा? a प्लस 24d। अब इसमें मान रखिए, तो अगर मान रखेंगे तो क्या आएगा? 6 प्लस 24 और d का मान 4, तो 6 प्लस 24 चौके 96, 4 चौके 16, 4 दूना 8 9, तो ये क्या हो जाएगा? 96 का मतलब 102। तो 102 हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा 102 है? बी ऑप्शन क्या है? सही है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? 102 हमारा आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर किसी द्विघात समीकरण का कोई मूल है, वो उसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो अगर हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है? x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण है, और इसका क्या है? x बराबर -2 एक क्या है? मूल है, तो यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अगर संतुष्ट अगर हम कराएं, मतलब हम x का मान -2 इसमें पुट कर दें, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 और माइनस पी बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा -4, माइनस पी बराबर 0। तो 4 से 4 कट गया, तो p बराबर क्या आ रहा है? 0। तो p का मान क्या आ रहा है? 0। और 0 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए। 0 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये द्विघात समीकरण था, अगर x = -2 इसका एक मूल है तो उसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराए तो क्या आ गया? p बराबर 0 आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हर एक सेट में आया है लगभग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, कौन कौन से? ये A है, ये B है, ये क्या है? x1 y1 है, ये क्या है? x2 y2 है। ठीक, और हमारी जो गिवन बिंदु है वो कौन सी है? तो वो है 2, 3 और 4, 1। 2, 3 और 4, 1। ठीक, तो ये जो हमारा फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, होता है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर इसमें हम क्या कर दें, मान रखें x2 का, तो x2 का मान क्या है? 4 है, x1 का मान क्या है? 2 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है? 1 है, y1 का मान क्या है? 3 है,
इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ये कितना आएगा 4, और ये भी क्या आएगा 4। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, 8, और 8 क्या होता है 2√2। तो डी का मान क्या आया 2√2, और 2√2 कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन सही दिख रहा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2√2। इस फार्मूले पे रख लेंगे और आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां कह रहा है कि r त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ जिसका कोण क्या है थीटा। त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड कहाँ से निकलेगा वृत्त में। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। एक वृत्त बना लिए। अब इस वृत्त में देखिए कह रहे हैं कि r त्रिज्या का वृत्त है, त्रिज्यखंड, ये इसका केंद्र हो गया, ये मान लीजिए त्रिज्य कोण हो गया, ये r त्रिज्या का वृत्त था। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। किसका क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी किस क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ये इस क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो ये इस क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर टोटल क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, इसमें से ये कितना भाग है थीटा भाग है, तो थीटा टोटल एंगल 360 ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये क्षेत्रफल देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पाई r स्क्वायर है तो 180 है, यहाँ 2 पाई r है तो 180 है, यहाँ 2 पाई r है, 2 पाई r तो होगा ही नहीं, 2 पाई r तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो गलत है। पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर तो है लेकिन 180 है, यहाँ 2 पाई r स्क्वायर है तो यहाँ क्या है 720 है। तो यहाँ अगर हम ऊपर नीचे क्या कर दें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 का गुणा करेंगे 360 गुणे 360 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर थीटा बटे 720। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कौन सा वाला 2 पाई r स्क्वायर थीटा बटे 720, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल को घुमाया था, डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं था। डी ऑप्शन इसका क्या होगा सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल था। अगला सवाल आइए। अगला सवाल फिर वृत्त का है कि 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। मतलब क्या कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, आइए एक वृत्त बनाते हैं। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो स्पर्श रेखा की हमें क्या बताना है, लंबाई बताना है। वृत्त के मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर मान लीजिए इधर कोई बिंदु है P, ये केंद्र O हो गया, और यहाँ से वृत्त पर हम क्या खींच दिए स्पर्श रेखा। ठीक, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमें बतानी है। इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगी रेडियस, और ये रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया है केंद्र से दूरी दिया है यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि ये यक्स है, यही स्पर्श रेखा की लंबाई, यक्स का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगती है, तो एक कंसेप्ट शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई वृत्त है और इस पे कोई स्पर्श रेखा है तो केंद्र से इस स्पर्श रेखा के बीच का एंगल क्या होता है 90 होता है। ये क्या होती है प्रमेय होती है। इस प्रमेय को यहाँ लागू करेंगे तो यहाँ ये क्या है त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है स्पर्श रेखा है। तो ये एंगल कितना होगा 90 होगा। तो 90 होगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, इसका नाम Q दे दीजिए। तो समकोण त्रिभुज किस में चल रहे हैं हम, आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज OPQ में कोण का स्क्वायर जो होगा वो आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा लंब का स्क्वायर। अब इसमें देखें अगर कोण और आधार डिसाइड करें तो क्या होगा, 90 के सामने का क्या होता है हमेशा कोण होता है। तो ये कोण हो गया 5 सेंटीमीटर, और इसको अगर हम थीटा मान लें तो इसके सामने का लंब होगा, तो ये लंब जो हो गया वो
3 सेंटीमीटर हो गया, और ये यक्स जो है वो क्या बनेगा, आधार बनेगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ मान रखें तो कर्ण का मान यानी 5 का स्क्वायर, आधार मतलब एक्स स्क्वायर, स्पर्श रेखा की लंबाई, और एल जो होगा वो क्या है 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं कि ये 25 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 9 हो गया। तो यक्स स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा 16। तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, +-4। यक्स का मान क्या आया, +-4। तो +-4 तो आएगा यक्स का मान, लेकिन यहाँ क्या है कि बस पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव लिया है तो क्या हो जाएगा आंसर 4। निगेटिव, ये चूंकि लंबाई है तो लंबाई क्या होगी, निगेटिव नहीं हो सकती। वैसे तो मान दोनों आएगा, लेकिन लंबाई है तो लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से बस 4 आंसर क्या होगा, सही होगा। तो यक्स का मान 2 आएगा, लेकिन लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा 4 बस सही होगा। और 4 कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो सही हो रहा है वो बी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, त्रिभुज से। इसमें क्या कह रहा है कि चित्र में एंगल पी का मान होगा, और ये 2 चित्र दिया है, और इसमें कह रहा है कि एंगल पी का मान क्या होगा। तो ये चित्र से हमें दिखेगा कि ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज जैसा दिख रहा है। तो आइए त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम ये बना लिए, और एक त्रिभुज क्या बना लिए, ये बना लिए। ठीक, अब इनका नाम क्या है, इनका नाम है ए बी सी, और इसका नाम क्या है आर पी क्यू, और इनका डाटा भी दिया है। तो डाटा क्या दिया है, 3.86, 3 कड़ी में 3, और यहाँ क्या है 6 कड़ी में 3 है, और यहाँ क्या है 12 है, और यहाँ क्या है 7.8। तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ 6 बटे के, अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि बी सी का अनुपात किससे देख रहे हैं, पी क्यू से, और क्या देख रहे हैं कि ए बी का अनुपात किससे देख रहे हैं, क्यू आर से, और फिर देख रहे हैं क्या सी ए का अनुपात देख रहे हैं पी आर से। तो ये क्या आ रहा है, बी सी क्या है 6 है, ये 12 है, ए बी क्या है, ए बी क्या है 3.8 है, तो क्यू आर कितना है 7.8 है, और सी ए क्या है 3 कड़ी में 3 है, तो फिर पी आर कितना है 6 कड़ी में 3। इसको अगर हम काटें तो सब 2 बार में कट जा रहा है, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। इसका मतलब समझिए कि ये भुजाओं का जो रेशियो था ना, ये बराबर आ गया। अगर भुजाओं का रेशियो बराबर होता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, मतलब त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। ये त्रिभुज समरूप हो गया। तो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, तो ये देख रहे हैं कि इनमें 2 गुने का रिलेशन है, और इस वाले में भी 2 गुने का रिलेशन है। तो इन 2 भुजाओं के बीच का जो एंगल होगा उनमें भी क्या होगा, वो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, यानी कि हमें यहाँ से दिख गया कि एंगल P जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा। तो एंगल C कैसे निकलेगा, तो एंगल C निकालने के लिए हमें देख रहा है कि त्रिभुज क्या चलें। अगर हम त्रिभुज ए बी सी में चलें, ठीक है, तो एंगल A, एंगल B और एंगल C का योग क्या होगा 180 अंश होगा। और A कितना दिया था 80 डिग्री, और B कितना दिया था 60 डिग्री। तो ये 80 ले लिए, ये 60 ले लिए, और ये एंगल C ले लिए, तो ये क्या हो गया 180। तो यहाँ से एंगल C निकालेंगे तो 80 100 हो जाएगा 40 आएगा, 60 घटेगा कितना आएगा 40, यानी कि यहाँ से एंगल P जो होगा वो 40 डिग्री होगा। तो एंगल P का मान कितना होगा 40 डिग्री।
तो 40 डिग्री हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, फंसाने वाला। तो साइड का रेशियो सेम था, तो वहाँ से हम क्या पकड़ लिए कि ये समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज है तो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 गुने का रिलेशन बना रहा है, यहाँ भी ये क्या है 2 गुने का रिलेशन बना रहा है। तो एंगल P जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल P एंगल C के बराबर होगा, तो P कितना हो जाएगा 40 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग बताइए। माध्यक वर्ग कैसे बताते हैं, ये सवाल हर जगह आ जा रही है। माध्यक वर्ग के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्ग अंतराल और क्या करेंगे, बारंबारता, बारंबारता और फिर क्या करेंगे, संचयी बारंबारता। ये 3 चीजें देखेंगे। तो वर्ग अंतराल को भरते हैं हम लोग। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, फिर क्या है 10 से 20, फिर क्या है 20 से 30, फिर क्या है 30 से 40, फिर क्या है 40 से 50, फिर क्या है 50 से 60। इसके बाद बारंबारता कितनी है, तो इसकी 7 है, इसकी 12 है, इसकी 18 है, इसकी 15 है, इसकी 10 है और इसकी 3 है। संचयी बारंबारता के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बारंबारताओं को जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7, 7 12 कितना हो जाएगा 19, 19 18 37 और 37 15, 37 15 कितना हो जाएगा 52 और 52 10 कितना हो जाएगा 62 और 62 3 हो जाएगा 65। ये 65 जो होगा वही क्या हो जाएगा, बारंबारताओं का योग हो जाएगा, n का मान। तो हम 65 आएगा। तो 65 हमारा क्या हो गया, n का मान आ गया। तो हमें क्या करना होता है, n/2 चेक करना होता है। तो 65/2 यानी कि 3 दूना 6, 2 दूनी के 4 दशमलव 5, 32.5। 32.5 किस में आएगा, तो 32.5 हमें दिख रहा है कि 37 में आएगा। तो कौन सा वाला होगा वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग, तो वो होगा 20 से 30 वाला। 20 से 30 वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो माध्यक वर्ग होगा। तो 20 से 30 वाला हमारा कौन सा है, ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि cos A = cos 65 है। तो और कह रहा है कि a जो है वो 0 से लेकर 180 अंश के बीच का है, तो a का मान बताओ। तो अगर कहीं आपको दिया है क्या cos A बराबर cos 65 अंश, तो यहाँ a बराबर साफ साफ दिख रहा है कि 65 होगा। अब ये 65 को हमें चेक करना है कि क्या ये 65 0 और 180 के बीच का है। तो ये a जो है वो 0 और 180 के बीच का है, मतलब 65 अंश सही है हमारा। तो 65 अंश क्या है, सही है हमारा आंसर। तो 65 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 0 अंश का मान। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि tan 2a, यदि tan 2a = 1 है और 2a जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से छोटा। तो a का मान ज्ञात करो। तो अगर tan 2a का क्या है हमारा, अगर tan 2a जो है वो अगर क्या है 1 है, तो बताइए कि ये 1 जो होता है वो tan में कितने अंश का मान होता है, tan 45 अंश का।
tan 45 अंश का मान होता है। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 अंश, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.5 अंश। अब क्या ये 22.5 अंश न्यून कोण है, तो ये क्या है न्यून कोण है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो 22.5 अंश हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। इसका मान हमें बताना है, कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है सेक ए प्लस टेन ए और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन ए, इसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ये हो जाएगा, और इधर क्या होगा 1 माइनस साइन ए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए क्या हो जाएगा एलसीएम, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ये दोनों क्या हो जाएगा वर्गांतर लग रहा है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस। ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बटे के कॉस ए, ये इससे कट गया कितनी बार में कॉस ए बार में। आंसर क्या हो जाएगा कॉस, आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए, और कॉस ए हमारा क्या होगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, कॉस ए हमारा क्या होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है, तो बंटन का बहुलक बताइए। माध्य और माध्यिका दे दिया है, माध्य कितना दिया और माध्यिका कितना दिया। ये दोनों ही दे दिया है, माध्य पहले दिया 26.1 और माध्यिका दे दिया 25.8। तो तुमसे कह रहे हैं कि बहुलक बताओ। बहुलक बताना है, कैसे बताएंगे, तो एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये क्या होता है फार्मूला होता है। इस फार्मूला को देखिए, अब इस फार्मूला पे हम क्या करेंगे रखेंगे अपना मान, तो क्या आएगा बहुलक बराबर 3, माध्यिका का मान कितना है 25.8 माइनस 2 और माध्य का मान कितना है 26.1। तो 3 का गुणा कीजिए, 8 3 के 24, आप 5 3 15 2 17, 1 लगा हासिल, 3 गुना 6 7, तो 77.4 आया, और इसका 2 6 गुना 12 4 1 5 और 0.1 अंक लगा। इसको जब घटा रहे हैं हम तो देख रहे हैं 4 में से ये गया 2 दशमलव लगा, और ये 5 और ये 2, तो 25.2। 25.2 हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका क्या होगा सही है। 25.2 इसका क्या है सही आंसर सी ऑप्शन। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सारणी का बहुलक वर्ग बताइए। बहुलक वर्ग का सिंपल सा मतलब है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही क्या है बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बारंबारता 5 है 8 है 12 है 10 है 7 है, ये क्या है बारंबारता अधिक है, तो यही क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। तो 10 से 15 कहाँ दिख रहा है ये 10 से 15 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
कह रहे किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई यक्स से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बताइए। चलिए, एक आयताकार खेत है, पहले आयताकार खेत हम बना लेते हैं। ये आयताकार खेत हो गया। अब इसकी जो लंबाई दिया है ना, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, इस खेत का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी एरिया दे दिया है 30 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है इसका? 30 मीटर स्क्वायर है। और कह रहा है कि चौड़ाई जो है ना, ये तो लंबाई हो गई, ये क्या हो गई? चौड़ाई। तो चौड़ाई क्लियर बोला यक्स है, और लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से क्या है? 1 मीटर अधिक है, यानी कि यक्स प्लस 1। तो लंबाई x प्लस 1 है, चौड़ाई x है, और एरिया दिया है। तो बताइए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी क्या है? x प्लस 1 है, और चौड़ाई x है, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है? 30 है। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस यक्स। यानी कि अगर इसको हमें ज्ञात करना है तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 30 बराबर 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। ये 3 बार सवाल आ चुका है, तो अब तक तो आपको आ जाना चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं इसको कि एक पासा है हमारे पास। तो पासा है हमारे पास 3D, ये पासा है, ठीक। और इसमें अगर हम ऐसे इसको फेंकें तो इसमें कितना नंबर्स आ सकते हैं? तो वो आ सकता है 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम बात करें सम संख्या की, तो इसमें से सम संख्या कौन कौन होती है? तो 2 4 6। ये ई हो गया घटना से रिलेटेड, ये कुल घटना हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें नंबर, तो नंबर ऑफ यस कितना है? 6 संख्याएं हैं। और नंबर ऑफ घटना से रिलेटेड सम संख्या कितनी है? 3 है। तो अगर हम यहाँ पे प्रायिकता देखें, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? P बराबर नंबर ऑफ ई बटे के नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ये 3 और ये 6 कट गया, 1/2। ये 3 बार सवाल लगा चुके हैं, पीछे भी 2 बार आई है ऐसी सवाल। ये 1/2 हमारा क्या है? सही है, 1/2। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन समाप्त हो गया। 20 क्वेश्चनों को हम आराम से कर लिए। चौथा सेट हमारा क्या हुआ? खत्म हुआ।